अब यहाँ पे हम लोग पार्ट 2 में आ गए। इसमें बोला रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में क्या सही है। रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में ये सही है कि ये ऐसा डेफिसिट है जिसमें सरकार क्या करता है, उधार लेता है। किस लिए? टू फाइनेंस टेक एक्सपेंस, जो कि कैपिटल एसेट को क्रिएट नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है वो कैपिटल को क्रिएट नहीं करता है, कैपिटल को, एसेट को। लेकिन जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो कैपिटल एसेट को क्रिएट करता है। ठीक है, और तो ये हो गया। हम लोग जानते ही हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट में क्या करता है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है कि जब सरकार को अपना डे टू डे खर्चा नहीं निकाल पाए, वो होगा रेवेन्यू डेफिसिट में। ठीक है ना। अपने डे टू डे खर्चा निकालने के लिए इस चीज़ का फाइनेंसिंग करेगा, ना कि कैपिटल एसेट के क्रिएशन के लिए। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट छोटा। फिर यहाँ पे रिलेशनशिप है फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। जब फिजिकल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट से बड़ा हो जाए, मतलब राजकोषीय घाटा राजस्व घाटा से बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, सकारात्मक है। क्योंकि सरकार के द्वारा लिया गया ऋण किस में हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर रेवेन्यू डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट से बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में सरकार की कर की वसूली सक्षम नहीं है। बिल्कुल, रेवेन्यू डेफिसिट का कारण भी हम बताए थे यही, कि कर वसूली नहीं हो पा रहा है, पीएसयू से सरकार का कमाई नहीं हो पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ खर्च ज़्यादा हो पा रहा है, और ये ऐसा खर्च हो रहा है जिससे आर्थिक समृद्धि में भी किसी प्रकार का योगदान नहीं हो रहा है। बस जहाँ कहाँ पैसा जा रहा है, स्कॉलरशिप में, सब्सिडी में, सैलरी में, पेंशन में, इन सभी में पैसा जा पा रहा है। ठीक है, तो और जब रेवेन्यू डेफिसिट जीरो हो और फिजिकल डेफिसिट कुछ परसेंट हो, तो ये उपरोक्त दोनों कंडीशन से अच्छा कंडीशन है, क्योंकि सरकार द्वारा लिया गया ऋणों का पूर्ण रूप से पूंजीगत व्यय में उपयोग किया जाएगा, और जिससे देश का आर्थिक समृद्धि भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशियल रेशियो, टैक्स टू जीडीपी रेशियो। टैक्स टू जीडीपी रेशियो के बारे में बताएं कि ज़्यादा रहना चाहिए। टैक्स टू जीडीपी रेशियो जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि जीडीपी में टैक्स का योगदान उतना ही ज़्यादा है। टैक्स टू जीडीपी कम होने का कारण क्या है? जीरो टैक्स लेबिलिटीज, एग्रीकल्चर सेक्टर का ज़्यादा होना, पैरेलल इकोनॉमी, हाई टैक्स डिस्प्यूट, लार्ज इन्फॉर्मल सेक्टर। टैक्स टू जीडीपी रेशियो को कैसे बढ़ाएं, मतलब टैक्स को कैसे बढ़ाएं, यही उपाय करेंगे। एग्जाम्पशन को रिमूव करें, वाइडेन टैक्स को बेस को, टैक्स स्लैब को बढ़ाएं, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाएं, लेबर मार्केट का क्या करें, फॉर्मलाइजेशन करें। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या है? डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कम होना चाहिए, क्योंकि ये जितना कम होगा, इसका मतलब है कि जीडीपी में कर्ज हमको उतना ही कम लेना पड़ेगा। ये बताए थे कि एनके सिंह की समिति का जो रिपोर्ट है, वो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 7% बोला था, 40% सेंटर के लिए, 20% स्टेट के लिए। फिर है FRBM एक्ट 2003 में आया। इसका एक्ट का नाम है कि राजस्व और राजकोषीय घाटा पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से संसद द्वारा FRBM एक्ट लाया गया। ठीक है, FRBM एक्ट के अनुसार इसका उद्देश्य था कि 2008 तक भारत अपने फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का 3% लाना है। एनके सिंह समिति ये बोला था, और डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बताए थे 60%, ये सब चीज़ बताए थे। फिर है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी को कौन बनाता है? तो वित्त मंत्रालय। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का क्या फार्मूला होता है? तो बजट डेफिसिट का फार्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। याद रखें, बजट डेफिसिट का फार्मूला क्या होता है? बजट डेफिसिट का फार्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। याद रखें, यही होता है बजट डेफिसिट का फार्मूला। ठीक है, ये किसका फार्मूला है?
एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, ये रेवेन्यू डिफिसिट का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट माइनस बोरोइंग। बोरोइंग शब्द बोल दिया, उसको माइनस बोल दिया, तो ये फिजिकल डेफिसिट का फार्मूला है। फिर से यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेवलपमेंट दैट कैन अकर एज द रिजल्ट ऑफ डेफिसिट फाइंडिंग, मतलब कि डेफिसिट फाइनेंसिंग को करने के लिए, फिजिकल कॉन्सोलिडेशन को करने के लिए सरकार क्या कर सकता है, इसका क्या प्रभाव हो सकता है? तो मुद्रास्फीति समय बढ़ेगा बाजार में, क्योंकि इसको करने के लिए सरकार क्या करेगा? न्यू करेंसी को सप्लाई करेगा बाजार में इस डेफिसिट को फाइनेंसिंग करने के लिए। न्यू करेंसी छपवाएगा, इससे मनी सप्लाई बढ़ेगा मार्केट में, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा। इंक्रीज इन गवर्नमेंट का जो कर्ज है, क्योंकि सरकार अपने डेफिसिट को फाइनेंसिंग करने के लिए कर्ज लेता है, तो कर्ज लेने के लिए क्या है, गवर्नमेंट का डेप्ट भी तो बढ़ेगा, तो ये चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एनुअल बजट प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बताए थे जो फिजिकल पॉलिसी है वह बजट है वो फिजिकल पॉलिसी का भाग है, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी का। फिर से यहाँ पे कि इफ़ द ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट आर डिलीटेड फ्रॉम द रेवेन्यू डेफिसिट देन व्हाट विल बी द सिनेरियो। यहाँ पे बोल रहा है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें से ग्रांट गिवन जो हो रहा है स्टेट के लिए, जो कैपिटल क्रिएशन के लिए दिया जा रहा है, उसको माइनस कर दे, किसका फार्मूला हो जाएगा? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट में से अगर उसको माइनस कर देते हैं तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का फार्मूला है। और ये पीछे हम गलत बताए थे। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का फार्मूला क्या होता है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अब प्लस प्लस करते हैं, इसमें माइनस नहीं, पीछे माइनस बताए थे। ग्रांट्स इट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। रेवेन्यू डेफिसिट कैन काउज इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट, राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे में वृद्धि करता है, बिल्कुल सही है। अगर रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो फिजिकल डेफिसिट का कारण बनेगा ही। राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा का हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है। उच्च राजस्व घाटा सरकार के राजकोषीय असकुशलता को दर्शाता है, बिल्कुल, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। फिर से यहाँ पे है इन बजट प्रोसेस हाउ मेनी मंथ एक्सपेंस अप्रूव बाय द पार्लियामेंट विदाउट डिस्कशन अंडर वोट ऑन अकाउंट। बजट प्रक्रिया में लेखा अनुदान के तहत चर्चा किए बिना संसद द्वारा अनुमोदित कितने माह तक के खर्चे ले सकते हैं? 2 महीने तक के। बजट डिफिसिट में भी लीड टू, कहने का मतलब यही है कि बजट डिफिसिट को कैसे पूरा किया जा सकता है। तो बजट डिफिसिट को पूरा किया जा सकता है मनी को सप्लाई को बढ़ा के, नोट छपा के मनी सप्लाई बढ़ा के, फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी, राइज इन इंटरेस्ट रेट ब्याज दर को वृद्धि करके। तो आंसर होना चाहिए 1 और 3। हु among the following is responsible for preparing annual इकोनॉमिक रिव्यू, मतलब कि वार्षिक आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा की जाती है? वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसमें भी किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। आर्थिक समीक्षा या बजट, बजट किसका भाग है? तो सरकार के फिजिकल पॉलिसी का भाग है, ये तो बता ही दिए, बेरोजगारी बढ़ा। विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के बजट कौन तैयार करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इज द पावर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, मुशग्रेव, पब्लिक फाइनेंस का पिता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बजट आफ्टर evaluating each item of expenditure in each financial year is called, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में व्यय के प्रत्येक मद की पूर्ण मूल्यांकन करने के पश्चात बजट बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आउटकम बजटिंग। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच फाइनेंस मिनिस्टर वाज द जीरो बेस्ड बजट पास हुआ था? मोरारजी बीपी सिंह के समय, 1987 से 1988 तक। विच इकोनॉमिक लेट्स इम्पेसिस ऑन फिजिकल पॉलिसी,
कौन सा अर्थशास्त्री फिजिकल पॉलिसी किसके बारे में बोला था? जेम केनिस। अभी एक और था, किसका नाम था? पब्लिक फाइनेंस का पिता मुस्ग्रेव। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिसिट पेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी? तो बताया था ये दोनों प्रकार का डेफिसिट इम्पोर्टेंट है, करंट डेफिसिट, अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, क्योंकि इन दोनों को ट्यून डेफिसिट भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिजिकल पॉलिसी इज नॉट करेक्ट? द फिजिकल पॉलिसी एक्सचेंज रेट को स्टेबल करता है, एक्सचेंज रेट को राजकोषीय नीति विनिमय दर प्रभावित नहीं करता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी प्रभावित करता है। फिजिकल पॉलिसी इंक्लूड टैक्स पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, बिल्कुल सही है। फिजिकल पॉलिसी इज कनेक्टेड विद द पब्लिक डेप्ट एंड डेप्ट मैनेजमेंट। फिजिकल पॉलिसी अफेक्ट द मनी सप्लाई इन द मार्केट, ये भी हो सकता है। ये तो मॉनेटरी पॉलिसी भी करता है, फिजिकल पॉलिसी भी करता है, लेकिन स्टेबलाइज वाला नहीं करता है। जब ये कैसे मनी सप्लाई को नियंत्रित करेगा, प्रभावित करता है? तो जब डेफिसिट फाइनेंसिंग फिजिकल कंसोलिडेशन होता है तब। अभी देखा है थे ना। एवरी ईयर इकोनॉमिक सर्वे इज compiled by Department of Economic Affairs. Which of the following development can occur in economy due to deficit financing? मतलब फिजिकल कंसोलिडेशन का उपाय क्या है? तो महंगाई में वृद्धि, कर्जा में वृद्धि, मनी सप्लाई में वृद्धि, इम्प्रूविंग करेंट अकाउंट डेफिसिट, इसमें कोई अति नहीं है। फिजिकल कंसोलिडेशन होगा तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगा, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ जाएगा बाजार में, ठीक है। तो अब खरीदने वाला क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ जाएगा बाजार में, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाएगा। तो यही डेफिसिट फाइनेंसिंग या फिजिकल कंसोलिडेशन का उपाय है। व्हाट इज द बजट इन विच द डेफिसिट इज मेट थ्रू टैक्स इज कॉल्ड बैलेंस बजट? जिस घाटे के बजट में घाटे के करों के जरिए पूरा किया जाता है। तो जब इंटरेस्ट पेमेंट घटा देंगे फिजिकल डेफिसिट से तो प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लायबिलिटी ईयर इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। यदि प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो जाए तो अमाउंट बोरिंग किसके बराबर होगा? इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट किस प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल ये प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है इसके बराबर। अगर यही जीरो हो जाए तो ये दोनों बराबर क्या हो जाएगा? अमाउंट बोरोइंग इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर हो जाएगा। तो जस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, वही सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक व्यय में वृद्धि का कारण है? लोक व्यय, जनता के व्यय में खर्चा में वृद्धि कैसे हो सकता है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं। ऋण वित्तीयन, आर्थिक सहायता की राशि में वृद्धि, प्रशासन तंत्र का विस्तार, इन सभी से सरकार के खर्चों में क्या होगा? वृद्धि होगा। सरकार सहायता देगा, आर्थिक सहायता, प्रशासन को खर्चा देगा, ऋण देगा, तो सरकार ये लोक व्यय में, सार्वजनिक व्यय में क्या होगा? वृद्धि होगा सरकार के। भारत में घाटे का बजट, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों बनाने के लिए उपयोग की जाती है? सार्वजनिक ऋण को चुकाने के लिए। इसी कारण ये घाटे का जो वित्त व्यवस्था है उसके लिए किया जाता है, ऋण चुकाने के लिए। पारंपरिक बजटीय घाटे को किस प्रकार से पूरा किया जाता है? जो बजटीय घाटा है पारंपरिक रूप से इसको किस प्रकार से पूरा किया जाता है? तो इसको जो आरबीआई है उसके पास से कैश लेके, केंद्र सरकार द्वारा जारी राजकोषीय हिंडल निधि की वृद्धि से, फिर से कर राजस्व में वृद्धि करके, टैक्स को बढ़ा के। बजट निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत हैं? तो बजट संतुलन होना चाहिए, विभाग स्तर पर आकलन होना चाहिए, बजट सकल निवल होना चाहिए, गलत है। राजस्व पूंजीगत पक्षों का एकीकरण होना चाहिए, गलत है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्व के महत्व से संबंध उपयुक्त है?
राजस्व का महत्व क्या है? तो साधनों का आवंटन। फिर और क्या है? उत्पादन रोजगार की कीमतों को प्रभावित करना गलत। विदेशी मुद्रा दर को प्रभावित करना। आय और संपत्ति के वितरण में समानता, यही राजस्व का महत्व है। रोजगार को प्रभावित नहीं करता है राजस्व, ठीक है। घाटे की भी व्यवस्था कीमत की वृद्धि को जन्म देती है, सही है। घाटे के बीच व्यवस्था पूंजी निर्माण में सहायता करती है। घाटे के बीच उत्पादन वृद्धि में सहायता करती है। घाटे के बीच व्यवस्था सब अर्थव्यवस्था को खूब प्रभावित करती है, नहीं, गलत है। तो घाटे के बीच व्यवस्था उत्पादन वृद्धि, पूंजी निर्माण, कीमत वृद्धि करती है। भारत सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था की धन पूर्ति के लिए किस साधन का आश्रय ले सकती है? घाटे की वित्त व्यवस्था की धन की पूर्ति के लिए क्या कर सकती है? नकद शेषों को कम करना, केंद्रीय बैंक से लोन ले सकती है, ठीक है ना। अतिरिक्त करेंसी छपा सकती है। लेकिन मुद्रा का अवमूल्यन, पैसा को कम करना, वैल्यू, ये नहीं है। घाटे के बीच व्यवस्था की धन पूर्ति पैसा का मूल्यन नहीं करता। नकद शेषों को कम करना, ठीक है। सीआरआर, अतिरिक्त करेंसी मूल्य, ठीक है। मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में क्या अंतर है? तो पहला ही वाला अंतर है। मौद्रिक नीति मुद्रा की मात्रा और ब्याज दर के आधार पर संपूर्ण मांग को नियंत्रित करता है, जबकि राजकोषीय नीति बजट प्रणाली का सहारा लेती है। राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है। सबसे बड़ा घाटा राजकोषीय घाटा ही होता है। राजकोषीय घाटा का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के उधार लेकर तथा अन्य देयताओं से लेकर अपने खर्च पूरा करना, बता ही दिए। भारत सरकार की राजकोषीय नीति निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? राजकोषीय नीति का फिजिकल पॉलिसी का मूल्य स्थिरता है, राज्य व्यापार का नियमन है, धन का आय नियोजित वितरण, रोजगार से संबंधित नहीं है। फिजिकल पॉलिसी का राजकोषीय या फिर बीएमए कब आया? 2003 में। बजट के संबंध में घटनाओं पर विचार करें कि लोकसभा द्वारा स्वीकृति मांग कर का प्रस्ताव भारत के संचित निधि पर आधारित व्यय विनियोग विधेयक के कौन सा अंग है? लोकसभा द्वारा स्वीकृति मांग, ये दोनों अंग नहीं है। बजट के साथ विधायिका में निम्न में से कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत होता है? तब बजट संबंधी व्याख्यातों की स्मृति पर अनुदान की मांगों का सारांश, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण, फाइनेंस बिल नहीं। ब्रिटिश काल के दौरान भारत का पहला रेल बजट पेश हुआ 1924 में। राजस्व घाटे याद करें, राजकोषीय घाटे से हमेशा क्या होगा? अधिक होगा, यानी कि फिजिकल डिफिसिट राजस्व घाटा की अपेक्षा, यानी कि फिजिकल डिफिसिट सबसे बड़ा होता है, ये रेवेन्यू डिफिसिट से भी बड़ा होता है। भारत में बजट पर मतदान प्रणाली कब शुरू हुआ? 1919 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? बर्थडे के दिन 26 नवंबर 1947। संसद में बजट पारित करने का सही अनुक्रम क्या है? तो बजट में चर्चा होता है, विनियोग विधेयक पारित, फिर वित्त विधेयक, लेखानुदान। बजट पे चर्चा, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, लेखानुदान। 2000 से 2011 है। हाँ, कहाँ के जूस है? शून्य बजट मतलब है हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना है। कहाँ के जूस है? शून्यधारित बजट तकनीक अमेरिका का है। शून्यधारित बजट तकनीक अमेरिका में शुरुआत 1917 में, भारत में मोरारजी देसाई के वीपी सिंह 1987-88 के समय। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्यधारित बजट? आंध्र प्रदेश।